अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें और अपना और दूसरों का ख्याल रखें। कमिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। इस चैनल पे हम साइकोलॉजी से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स को, तमाम टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद हमने देखा कि हम लोग साइकोलॉजी की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा साइकोलॉजी की हिस्ट्री का पार्ट 4 है। हम लोग ने डिस्कस किया, प्रिमिटिव पीरियड को डिस्कस किया, हम लोगों ने ग्रीक पीरियड को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग मिडिल पीरियड में आए। हम लोगों ने देखा कि कुछ इस्लामिक फिलोसोफर्स थे, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी साइकोलॉजी के फील्ड में। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न एरा को। ठीक है, जब मॉडर्न एरा से मेरी मुराद है 19th सेंचुरी का वो एरा जब साइकोलॉजी को एज अ प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। जब साइकोलॉजी जो है फिलॉसफी से निकलकर प्रॉपर एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बना, जब ये चीज़ मानी गई कि साइकोलॉजी के अंदर एम्पिरिसिज्म की, साइंटिफिक लॉजिक की, एक्सपेरिमेंटेशन की उतनी ही ज़रूरत है जितनी की बाकी सब्जेक्ट्स में होती है। साइकोलॉजी भी सिर्फ एक हाइपोथेसिस टाइप के बिलीफ पे नहीं चलती। साइकोलॉजी के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, प्रॉपर थेरेटिकल बैकग्राउंड को कंफर्म करके उसके बाद साइकोलॉजी को लेकर आगे चला जाता है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जी, आज हम लोग बात कर रहे हैं साइंटिफिक पीरियड की। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक पीरियड जो है ये वो पीरियड है साइकोलॉजी के लिहाज से कि जहाँ पे साइकोलॉजी को एज अ प्रॉपर डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करा लिया गया था। जब साइकोलॉजी जो थी प्रॉपर डिसिप्लिन के तौर पर, प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर आ चुकी थी। अगर हम साइंटिफिक पीरियड की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिनाइंसेंस पीरियड की। ठीक है, रिनाइंसेंस पीरियड वो पीरियड था कि जिसमें कुछ फिलोसोफर्स ने, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ मैथमेटिशियंस थे इसमें इसमें उन लोगों ने अपना पार्ट प्ले किया। तो सबसे पहले जिनकी हम बात करते हैं रिनाइंसेंस पीरियड में वो हैं सर फ्रांसिस बेकन। अब इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी वो हम देख लेते हैं। रिनाइंसेंस पीरियड जो था इसने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि इस पीरियड के दौरान साइकोलॉजी जो है इसको बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन मिल गई थी। जब एक मॉडर्न एरा आया, जब साइंटिफिक पीरियड आया, तो इस पीरियड में साइकोलॉजी को क्या हुआ था, बिल्कुल ही एक अलग डायरेक्शन मिली। साइकोलॉजी जो है वो सोशली जो है इम्पोर्टेंट हो गई 18th सेंचुरी के अंदर। और उसके बाद जब वो 19th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते साइकोलॉजी की फील्ड एक प्रॉपर साइंटिफिक फील्ड बन चुकी थी। हम लोग फ्रांसिस बेकन की बात कर रहे हैं तो फ्रांसिस बेकन जो हैं वो 1564 में इनकी पैदाइश हुई और 1642 में जो है इनकी डेथ हुई। जो मेजर कंट्रीब्यूशन इनकी थी रिगार्डिंग साइकोलॉजी वो ये थी कि इन्होंने साइंस को रिलीजन और फिलॉसफी से सेपरेट किया। जैसा कि पहले हम बात करते आ रहे थे ना, जो बाकी सारे फिलोसोफर थे जिनको हमने मिडल और ग्रीक पीरियड में पढ़ा, उन्होंने कहीं ना कहीं फिलॉसफी को और रिलीजन को साइकोलॉजी के साथ साथ ही लेकर चले। किसी ने रिलीजन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया साइकोलॉजी का, तो किसी ने फिलॉसफी को बनाया। किसी ने कहा कि स्पिरिचुअल जो है वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, तो किसी फिलोसोफर ने ये कहा कि जो सोल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन फ्रांसिस बेकन ने जब साइंटिफिक हम बात कर रहे हैं, जब हम मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं, तो फ्रांसिस बेकन ने क्या किया कि फ्रांसिस बेकन ने सेपरेट किया साइंस को फ्रॉम रिलीजन एंड फिलॉसफी। इसीलिए इनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है, क्योंकि थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एम्पिरिसिज्म
तो जो साइकोलॉजी थी, साइंस ऑफ साइकोलॉजी थी, वो वो वाली साइंस बनी जो कि स्टडी करती थी ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसे पहले मैंने आपको बताया ना कि मॉडर्न एरा में जब साइकोलॉजी साइंटिफिक पीरियड की तरफ चलना शुरू हुई और साइकोलॉजी को एज अ प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पे माना जाना शुरू हुआ, तो उस टाइम पे जो मेन चीज़ जो इमरजेंस में आई, वो मेन चीज़ क्या थी? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसीलिए जब भी एम्पिरिसिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बेकन, सर फ्रांसिस बेकन का जिक्र लाजमी करते हैं, क्योंकि इनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है और इन्हीं की वजह से साइंस ऑफ साइकोलॉजी जो है आज के दौर में हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के उस की फैक्टर पे देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है और जो एक्सपेरिमेंट है वो एक की प्रिंसिपल है एम्पिरिसिज्म का। ठीक है, फ्रांसिस बेकन ने जो फर्स्ट डेवलप किया था आइडिया को कि साइंस सिर्फ उसी टाइम तरक्की कर सकती है जिसको हम साइंस कह रहे हैं, साइंस कैन फ्लरिश ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। फ्रांसिस बेकन ने बहुत सारी थियरीज पेश की, जिनमें से बहुत सी थियरीज एजुकेशन पे थी, कुछ थियरीज उनकी हैबिट्स पे थी, कुछ थियरीज उनकी ह्यूमन पर्सनालिटी पे थी। फ्रांसिस बेकन ने 2 अकाउंट्स दिए, नेचर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन 2 चीज़ों की। ये 2 चीज़ें जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो फ्रांसिस बेकन ने इनको हाईलाइट किया। फर्स्ट इज नेचर एंड द सेकंड इज फंक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड, कि नेचर किस तरीके से काम करती है साइकोलॉजी के रेफरेंस से, और ह्यूमन माइंड किस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, नेचर के इन्होंने क्या कहा कि मेडिकल फिजिकल अकाउंट है of the composition and operation of spirits specific to human beings, and the other is behavioral account of character and activities of individual person। जहाँ पे इन्होंने नेचर की बात की, वहाँ पे इन्होंने ये बताया कि इसमें फिजिकल अकाउंट है, मेडिकल फिजिकल अकाउंट है कॉम्पोजिशन एंड ऑपरेशन ऑफ स्पिरिट्स का, इसमें उन्होंने स्पेसिफिक किया ह्यूमन बींग्स को। और जहाँ पे इन्होंने फंक्शन की बात की ह्यूमन माइंड की, वहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन माइंड का जो फंक्शन है वो एक बिहेवियरल अकाउंट है, जहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की एक्टिविटीज जो हैं वो उनको देखा जाता है। ठीक है, मैंने शुरू में आपको बताया कि फ्रांसिस बेकन ने फोकस किया किस चीज पे? ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इंस्टेड ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन कहते हैं क्या सराई को, कि कोई भी बात हम बगैर ऑब्जर्वेशन के, बगैर एक्सपेरिमेंट के, बगैर किसी थ्योरी के, कोई भी बात अगर हम कोई भी स्टेटमेंट, जो भी हम जर्नल स्टेटमेंट दे दें किसी भी चीज़ के बारे में, हमारी अपनी थिंकिंग के हवाले से, जिस पे हमने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की, जिस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, तो वो क्या है? स्पेकुलेशन है। तो फ्रांसिस बेकन ने क्या कहा कि ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है स्पेकुलेशन के हवाले से। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट हमारे पास फिलोसोफर आते हैं वो हैं रेने डिस्कार्टिस। रेने डिस्कार्टिस वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। रेने डिस्कार्टिस का जो है वो साइकोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है। साइकोलॉजी की फील्ड में रेने डिस्कार्टिस ने बहुत सारा काम किया है। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट टू राइट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशन। ठीक, एंड हिज फेमस कोटेशन वाज आई थिंक देयरफॉर आई एम। ठीक है, उन्होंने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की बात की और उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निशंस को बताया। कॉग्निशन हम किसको कहते हैं? हमारी थिंकिंग को, हमारी सोच को, हमारे इमोशंस को। इसीलिए उनकी जो ये स्टेटमेंट थी ये बहुत मशहूर हुई कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। साइकोलॉजी में डिस्कार्टिस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका, वो क्या है? डुअलिज्म का। अब डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? डुअलिज्म किसको कहते हैं?
इस पे हम थोड़ी सी बहस कर लेते हैं, ठीक है। अब डुअलिज्म में क्या उनका मानना था कि माइंड और बॉडी दो सेपरेट एंटिटीज हैं और इन दोनों का अपना अपना फंक्शन है। बेशक दे आर रिलेटेबल टू ईच अदर, लेकिन स्टिल दे आर सेपरेट एंटिटीज, ठीक है। दे आर सेपरेट एंटिटीज। ये रेने डिस्कार्टिस का जो कॉन्सेप्ट है डुअलिज्म, हम उसकी बात कर रहे हैं कि दो री आर्म्स हैं एग्जिस्टेंस के लिए। फर्स्ट इज माइंड एंड द सेकंड इज बॉडी। फर्स्ट जो री आर्म है उसका जो कनेक्शन है वो आपकी इन्वायरमेंट के साथ है, ठीक है, और उन चीज़ों के साथ है जो कि हमारे इर्द गिर्द हैं। इसीलिए इसको हम लोग मैटर और एनर्जी की री आर्म भी कहते हैं। जो सेकंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेकेंडरी आर्म की, जिसमें हम माइंड की बात कर रहे हैं, उसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? उसका ताल्लुक हमारे अपने प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिकल वे के साथ। डिस्कार्टेस ने डिवाइस की डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? जिसमें हम लोग जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम एक जर्नल सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग फिर स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। फिलोसोफर हैं जिनके आइडियाज जो हैं बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, उनका नाम है जॉन लॉक। और ये भी इनका जो कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने टेब्यूलर रासा का एक कॉन्सेप्ट दिया था और इनका ये मानना था कि माइंड जो है एक ब्लैंक स्टेट है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माइंड के अंदर कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्टेट की तरह पैदा होता है, बिल्कुल एक, जैसे आपने स्लेट देखी होगी ना, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह उसका माइंड होता है, ठीक है। और जिस तरह वो बड़ा होता है, जिस तरह वो ग्रो करता है, जिस तरह वो अपने एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उस तरीके से उसके एक्सपीरियंसेस बनते चले जाते हैं, ठीक है। ही वॉज अ डिवोट बिलीवर इन द नर्चर साइड ऑफ द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। क्योंकि इनका आइडिया जो था, जॉन लॉक का आइडिया, वो यूज हुआ था फॉर द बेसिस ऑफ बिहेवियरिज्म। जहाँ पे हम बाद में बिहेवियरिज्म की बात करेंगे, वहाँ पे भी हम इन चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से लॉक ने ये बिलीव किया कि एक्सपीरियंस जो कि अर्ली चाइल्डहुड में बनते हैं वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल ऑन अ पर्सन। अर्ली चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंस हमारे बनते हैं, जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारी लाइफ में बाद में किस तरीके से असरअंदाज होते हैं, ये चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है। ही वॉज अ डिवोट बिलीवर इन द नर्चर साइड ऑफ द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। अब यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, यहाँ मतलब है कि नेचर वर्सेस नर्चर के इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, इन दोनों का आपस में क्या रोल है। जॉन लॉक ये देखना चाह रहे थे that all the behavior, inclination and thought patterns were learned rather than inherent। मतलब उनका कहने का ये था कि हम लोग कहते हैं कि बच्चा कुछ चीज़ें के साथ पैदा होता है, उसके जीन्स के थ्रू कुछ ट्रेड्स जो हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो उसके जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं उसके अंदर। तो जॉन लॉक का कहना था कि ऐसा नहीं है, बच्चा जो है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होता है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता, ना उसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कोई सिस्टम लगा होता है। वो जो है थॉट पैटर्न जो हैं उसके, वो लर्नड होते हैं। जिस तरह वो बड़ा होता है, जिस तरह वो अपनी इन्वायरमेंट को देखता है, जिस तरह वो अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन करता है, उस तरह वो चीज़ों को सीखता है, ठीक है। जॉन लॉक के जो मेन काम था, उन्होंने स्ट्रेस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इन सोशल लर्निंग। अब ये सोशल साइकोलॉजी, सोशल लर्निंग थियरीज, इन चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे।
तो आपको जॉन लॉक के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इन सब फिलोसोफर्स के, साइकोलॉजिस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मज़ीद क्लियर होते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं जी मॉडर्न पीरियड की तरफ। मॉडर्न पीरियड में जो सबसे पहला नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, वो भी आप सब लोगों ने पढ़ रखी होगी। बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उन्होंने भी पढ़ी होगी। चार्ल्स डार्विन को हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं इनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया था कि चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि अगर हम लोग एनिमल्स को स्टडी करें तो ही हम लोग ह्यूमन की मेमोरी क्या, उसके बिहेवियर को, उसके इंस्टिंक्ट्स को, उसके इमोशंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरीज ऑफ नेचुरल एंड सेक्सुअल सिलेक्शन डेवलप की थी। नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी, इसमें इन्होंने ये कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, जिसमें variants within a species that are most fit to survive in their environment triumph in the reproductive game against other species with less fit variants। ठीक है। चार्ल्स डार्विन का यही कहना था कि जो स्पीशीज फिट होती हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, जो स्पीशीज अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं, वही जो हैं आगे सरवाइव कर पाती हैं। ठीक है। सेक्सुअल सिलेक्शन, इसी तरीके से डार्विन का कहना था कि सेक्सुअल सिलेक्शन जो है ये वो मैकेनिज्म है जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेरिएंट्स जिसके फिट बैठते हैं, जिसके फिट होते हैं, जो कि अडॉप्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं, वही जो है ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल फिटनेस में फिट बैठता है। ठीक है। जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिजायरेबल होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं, वही ऑर्गेनिज्म जो है सेक्सुअल सिलेक्शन में फिट बैठता है, वही ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल सिलेक्शन में सिलेक्ट होता है, और वही ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस पूरे प्रोसेस को आगे लेके चल सकते हैं। जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नहीं मिला पाते अपना आप, जो कि अनडिजायरेबल होते हैं, जो किसी भी तरीके से इसमें फिट नहीं बैठते, तो वो पीछे रह जाते हैं। डार्विन की रिसर्च ने जो साइकोलॉजी में रोल प्ले किया वो ये किया कि डार्विन रिसर्च आल्सो लेड टू रिसर्च इन साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। बिफोर हिज theories most researchers were trying to understand humans by looking at averages and similarities। ठीक है। डार्विन के रिसर्च ने ये बताया कि इन साइकोलॉजी से रिलेटेड जो बताया वो ये बताया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो इसी वजह से एग्जिस्ट करते हैं कि देयर इज अ रेस। जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, एनवायरमेंटली वो हर चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, वही इन्वायरमेंट को आगे लेके चल पाते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं उनका नाम है जी पॉल ब्रोका। पॉल ब्रोका की क्या कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में, इन्होंने क्या काम किया था, लेट्स सी टुगेदर। पॉल ब्रोका जो थे वो फ्रेंच फिजिशियन थे और ऑटोनॉमिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था ना, वो उनका काम था ब्रोकास एरिया पे। अब ब्रोकास एरिया कहाँ पे होता है, ये जो आपका फ्रंटल लोब है, बिल्कुल आपके फ्रंट वाले एरिया पे, आपके माथे के बिल्कुल पास फ्रंटल लोब प्रेजेंट है। ठीक है। इस पे उन्होंने काम किया था पॉल ब्रोका ने, और उन्होंने अपने वर्क में ये रिवील किया था कि वो पेशेंट्स जिनको अफेजिया था, अफेजिया क्या है, अफेजिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है। ठीक है। अफेजिया क्या है, एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें कि पेशेंट प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन का डिसऑर्डर है। ठीक है।
तो ब्रोका ने इस चीज को रिवील किया, इस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया कि वो लोग जिनका फ्रंटल लोब जो है, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उन लोगों को लैंग्वेज में और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। टेम्पोरल लोब में सामने ब्रोका एरिया होता है, जिनका वो एरिया किसी वजह से डैमेज हो जाता है तो उनको लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फिजियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मॉडर्न एरा में साइकोलॉजी के फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन दी, उनका नाम है वेबर। वेबर का नाम आप लोगों ने फिजिक्स में, अगर आप लोगों में से किसी ने फिजिक्स पढ़ रखी है तो उसमें पढ़ा होगा। वेबर ने जो काम किया, उन्होंने वेबर वाज अ जर्मन एनाटॉमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट जिनकी फंडामेंटल स्टडीज जो थी वो सेंस ऑफ टच पे थी, ठीक है। उन्होंने जो मेजर काम किया था उन्होंने सेंसेशन पे काम किया था, ठीक है। सेंसेशन पे उन्होंने किस तरह काम किया था, उनका एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। अब जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस उन्होंने कैसे बताया कि ये क्या है? वेबर ने बताया कि स्मॉलेस्ट डिफरेंस perceivable between two similar stimuli that is important to psychology and sensory physiology. नोटिसेबल डिफरेंस अगर उसको हम क्लियरली एक्सप्लेन करूं मैं आपको, तो वो उसने ये बताया कि जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस की जहां बात हो रही है ना, इसको हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। ये मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन है जो कि पर्सन डिटेक्ट कर सकता है 50% ऑफ द टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि आप होल्ड करें दो ऑब्जेक्ट्स को जिनका डिफरेंट वेट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स मैं आपके हाथ में दे देती हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि इन दोनों को आपने होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस वुड बी द मिनिमम वेट डिफरेंस बिटवीन द टू दैट यू कुड सेंस हाफ ऑफ द टाइम। उन दोनों के वेट में जो डिफरेंस अगर आप महसूस कर सकें, आप बता सकें, तो वो क्या है? डिफरेंस थ्रेशोल्ड है, ठीक है। इसमें इतना कंफ्यूज वाली बात नहीं होनी चाहिए। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस और एब्सोल्यूट उसमें थ्रेशोल्ड में, क्योंकि डिफरेंस थ्रेशोल्ड में जो एबिलिटी है ना, वो कौन सी इन्वॉल्व हो रही है कि दो स्टिमुलस के दरमियान में आपने डिफरेंस को डिटेक्ट करना है, ठीक है। मैंने आपके हाथ में एक वेट दिया जिसका एक चीज जिसका वेट था 10 किलोग्राम, ठीक है, और मैंने उस वेट को जी, तो हम बात कर रहे थे वेबर की। वेबर ने सेंस परसेप्शन पे काम किया। वेबर ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट था जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस का, जिसको हमने डिफरेंस थ्रेशोल्ड भी कहा। और डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या है कि डिफरेंस थ्रेशोल्ड जो है वो एक मिनिमम अमाउंट है दैट समथिंग नीड्स टू चेंज इन ऑर्डर फॉर अ पर्सन टू नोटिस अ डिफरेंस 50% ऑफ द टाइम। मिनिमम लेवल है स्टिमुलेशन का, उस स्टिमुलस का, जो कि पर्सन डिटेक्ट कर सकता है फॉर हाफ ऑफ द टाइम। ये एक तो डिफरेंस थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट था। ये तकरीबन जितने भी परसेप्शन के एरियाज हैं ना, लाइक हेयरिंग, टच, साइट, टेस्ट, स्मेल, इन सब में ये क्या होता है? अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुस्ताव फेचनर। फेचनर जो थे वो जर्मन फिलोसोफर थे, वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बहुत सा काम किया and he was the founder of psychophysics. He inspired many 20th century scientists and philosophers
अब फेचनर ने क्या काम किया था साइकोलॉजी के फील्ड में, ये हम आगे देखते हैं। फेचनर ने एक लॉ दिया जो कि जनरलाइजेशन था वेबर्स की थ्योरी का, वेबर के लॉ का। फेचनर ने भी क्या बताया कि किसी भी सेंसेशन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब हम उसके स्टिमुलस की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, किसी भी सेंसेशन की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है जैसे ही उसका स्टिमुलस क्या होता है, इंक्रीज होता है। इन फेचनर्स फॉर्मुलेशन, just noticeable difference provide the basic unit of perceived intensity। अब फेचनर ने बात की एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की, ठीक है। वेबर ने बात की थी डिफरेंस थ्रेशोल्ड की। अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस है जो कि पर्सन डिटेक्ट कर सकता है हाफ ऑफ द टाइम। फॉर एग्जांपल, इमेजिन करें that researchers are conducting an experiment on light detection। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने क्या किया कि उन्होंने एक डार्क रूम में कुछ पार्टिसिपेंट्स को रखा और उनको पूछा, ठीक है, and ask them to say when they can detect a light stimulus। The smallest amount of light stimulus that the participants can detect is known as the absolute threshold। ठीक है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की हम जब बात करते हैं तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इन्वॉल्व्स द स्मॉलेस्ट कंसंट्रेशन दैट अ पार्टिसिपेंट इज एबल टू सेंस। अब इस सेंस में अगर हम सेंस ऑफ स्मेल की बात भी कर सकते हैं, सेंस ऑफ टच की बात भी कर सकते हैं, सेंस ऑफ हेयरिंग की बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेंसेशंस की बात हो रही है ना, तो इसमें हम सारे सेंसेस को ले सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं सेंस ऑफ स्मेल की बात करूं और वहां पे मैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की बात करूं तो उसमें ये एग्जांपल हो सकती है कि टू मेजर द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ परफ्यूम, कि आप बड़े से कमरे में जाते हैं और जैसे ही वहां पे आपको परफ्यूम की खुशबू, आप उसको स्मेल करते हैं, सेंस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड फॉर स्मेल कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्डर यूज, द डाइल्यूशन मेथड्स, इन सब चीजों पे क्या करती है, वेरी करती है। इसी तरीके से टच का भी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होगा। इसी तरीके से कुछ फैक्टर्स होंगे जो उस पर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थॉमस हॉबिस। थॉमस ने जी एक कंक्लूड किया, एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने उस पर ये कंक्लूड किया कि ह्यूमंस वर स्टिमुलेटेड बाय एपेटाइट or movement toward an object similar to pleasure and aversion or movement away from an object similar to pain। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ह्यूमंस को प्लेयर देता है, ह्यूमंस उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि उनके लिए पेन का बायस बनता है वो उससे अवे हो जाते हैं। हॉबस की जो डॉक्ट्रिन थी कि ह्यूमन बिहेवियर इज डायरेक्टेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, इसको हम लोग आज क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म। हॉबस ने रिजेक्ट किया सुपर नेचुरलिस्टिक बिलीफ्स को, यूटिलाइज किया मटेरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मैकेनिस्ट प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन ऑल फिनोमिना। उनका ये मानना था कि मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो कुछ ब्रेन में एटम्स हैं, उनकी मूवमेंट होती है एक्सटर्नल वर्ल्ड की वजह से, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ फील होता है, जिसकी वजह से कोई मिसबैलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा जब इंटरनल और आउटर वर्ल्ड की मिस मैच होता है तो हम किसी प्रॉब्लम को फील करते हैं। उन्होंने ये जो सुपर नेचुरलिस्टिक बिलीफ थे कि कुछ भूत होते हैं या जिन होते हैं या कुछ कल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं,
जिनको पिछले कुछ फिलोसोफर्स ने हाईलाइट किया था, थॉमस हॉबिस ने इन सब चीज़ों को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जितने मेंटल प्रोसेसेस हैं what the result of the motion of brain atoms activated by emotions in the external world। उन्होंने मेंशन किया कि सेंसेशंस जो हैं वो लीड करती हैं कुछ सिंपल आइडियाज को, और सिंपल आइडियाज जो हैं फिर वो एक दूसरे के साथ मर्ज होके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाते हैं। ठीक है, सारी जो कॉग्निशंस हैं वो क्या हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेंसेशंस हैं। ये थॉमस हॉबिस का कहना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की। जो हमारी साइकोलॉजी की हिस्ट्री थी वो आज कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई। साइकोलॉजी की हिस्ट्री इन रेफरेंस टू कि हमने इसका प्रिमिटिव पीरियड को भी डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने इसका ग्रीक पीरियड डिस्कस किया, उसके बाद हमने इसका मिडिल पीरियड डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने इसका मिडिल पीरियड में भी हमने देखा कि इस्लामिक स्कॉलर्स भी थे, उनका क्या रोल था। आज हमने इसका मॉडर्न पीरियड भी डिस्कस कर लिया। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, मैं लिंक में अपना ईमेल आईडी डाल दूंगी, वहाँ पे आप मुझे ईमेल करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें कि जो साइकोलॉजी के फील्ड में आना चाहते हैं, जो साइकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो एक बहुत मज़े का सब्जेक्ट है। इसको आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना ही आपका इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप होता जाएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।